सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। जो मैंने लास्ट वीडियो भेजा था उसमें क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन किया था ना, उसमें कुछ समझ में नहीं आया था। सर एक बार और समझा दीजिए सर, प्रूफ कैसे होगा ये नहीं हो। अच्छा, सिर्फ समझाना है। यस सर। शशिकांत, ओके, यस। देख लो इसको। ठीक है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्लास 9th में भी ये क्वेश्चन फिर से मिलेगा, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो, इसको तुम याद भी रख सकते हो। ठीक है, क्या बोलता है? कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ठीक है, इसमें जो 90 डिग्री है इसके अपोजिट में क्या होता है? हाइपोटेनस। यस सर। और बाकी दोनों जो होते हैं परपेंडिकुलर और बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लेग्स। इनको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लेग्स। ठीक है, इन दोनों को साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लेग्स। ठीक है, और बाकी जो 90 डिग्री के अपोजिट में ये हाइपोटेनस। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? डायगोनल। नहीं, मिड पॉइंट का मतलब क्या है? मिड पॉइंट का मतलब डायगोनल नहीं होता है। एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करना या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना? दो पार्ट में डिवाइड करना या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना? रक्षा, सर इक्वल। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ये है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस है, तो इसका मिड पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो हाइपोटेनस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी कि इस, मान लो ये मेरा P है और ये ABC है, तो P का डिस्टेंस जितना C से है उतना ही डिस्टेंस P का A से है। यानी कि PA इज इक्वल टू PC। ये कब होगा? जब P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सो AC का मिड पॉइंट P है, इसका मतलब P का डिस्टेंस C से और P का डिस्टेंस A से बराबर होगा। ये समझ में आया मिड पॉइंट का क्या मतलब है? यस सर। सर हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस साइड का नाम है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट में, क्लास 7 में तो पढ़े हो ना पाइथागोरस थ्योरम? यस सर। परपेंडिकुलर स्क्वायर तो प्लस बेस स्क्वायर स्क्वायर। हाँ, तो उसमें 3 साइड होते हैं ना। राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड के नाम है। एक पर एक हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस फिक्स्ड है कि हाइपोटेनस कौन सा साइड होगा। कैसे पहचानते हैं कौन सा साइड हाइपोटेनस है? मैंने बताया 90 डिग्री के जो अपोजिट में साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है। ये दोनों हाइपोटेनस नहीं हो सकता है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री यहां पर बना हुआ है, तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है? ये साइड है AC। तो मेरा हाइपोटेनस कौन होगा? AC होगा। समझ में आया? यस सर। समझ में आया ना? यस ओके, सर। सो हाइपोटेनस है मेरा AC। तो क्या बोल रहा है? जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, किसी दूसरे साइड का मिड पॉइंट नहीं, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। तो अगर P मेरा मिड पॉइंट है, हाइपोटेनस मेरा क्या है? AC। तो AC का अगर मिड पॉइंट है तो P का डिस्टेंस C से और P का डिस्टेंस A से बराबर होगा। अगर P मेरा मिड पॉइंट है तो। मिड पॉइंट का क्या मतलब है? समझ में आया? यस यस सर। सर। मीडियन। मीडियन नहीं, सर एक बार और बता दीजिए। मीडियन नहीं, मीडियन तो एक लाइन होता है। हाँ, मीडियन एक लाइन होता है, मिड पॉइंट एक पॉइंट है, नाम ही है ना मिड पॉइंट। मीडियन एक लाइन है, मिड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, यानी हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे एक लाइन सेगमेंट है, मान लो XY। तो अगर मैं बोल रहा हूं Z इज मिड पॉइंट ऑफ XY, इसका क्या मतलब है? यानी कि Z एक्स और वाई को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। Z एक ऐसा पॉइंट है एक्स और वाई के बीच में जो Z को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी कि मैथमेटिकली तुम इसको क्या लिख सकते हो? इसका मतलब Z का डिस्टेंस x से और Z का डिस्टेंस y से बराबर है। यानी कि xz इज इक्वल टू ZY। ये मिड पॉइंट का मतलब है। समझ में आया मिड पॉइंट का क्या मतलब है?
यस सर। Yes, sir. मिड पॉइंट एक पॉइंट है, मीडियन इज डिफरेंट थिंग, मिड पॉइंट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट इज अ पॉइंट, नाम से पता चल रहा है। सो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जो हाइपोटेनस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं P जो है वो हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस मेरा यहाँ पे क्या है, AC, सो P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसका मतलब PA इज इक्वल टू PC। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये क्वेश्चन तुमसे क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा ना, ये तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये हमेशा ट्रू है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है, जितनी दूरी पर सी से, यानी कि पी से जितना समय तुमको सी में जाने में लगेगा, और पी से जितना समय तुमको ए में जाने में लगेगा, और पी से जितना समय तुमको बी में जाने में लगेगा, सब में सेम समय लगेगा। यानी कि पी का डिस्टेंस सी से, पी का डिस्टेंस ए से, और पी का डिस्टेंस बी से बराबर है। हमेशा ये ट्रू है। क्या है क्वेश्चन? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज at a equal distance from all the three vertices। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन Yes, क्या है? sir. Yes, sir. इसका मतलब तुमको Yes, इसका sir. मतलब तुमको क्या प्रूफ करने बोला है? इसका मतलब तुमको प्रूफ करने बोला है PA इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PB। ये तीनों लेंथ बराबर होगा। हमको तो ऑलरेडी पता है कि PA और PC बराबर है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि PA और PC जो है वो PB के बराबर भी होगा। ये प्रूफ करने बोला है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा है? अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और तब ये 90 डिग्री है, तो मान लो ये मेरा है PQR। हाइपोटेनस कौन है इसमें बता सकते हो? PR. PR, sir. PR। तो PR का मिड पॉइंट, मान लो PR का मिड पॉइंट है S, तो क्या है ये क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर PR का मिड पॉइंट S है, यानी कि S इज मिड पॉइंट ऑफ PR। अगर S मेरा मिड पॉइंट है PR का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है SP इज इक्वल टू SR। इसका यही Yes, मतलब है sir. ना? Yes, sir. तो अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? S का डिस्टेंस P से, S का डिस्टेंस R से, और S का डिस्टेंस Q से बराबर होगा। यही तुम्हारा क्वेश्चन बोलता है। यानी SP इज इक्वल टू SR तो है ही, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा? SQ के बराबर भी होगा। ये कब होगा? ये कब होगा? जब मेरा S जो है वो PR का यानी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया क्या है क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। यही चीज तुमको प्रूफ करने बोला था, और मैंने लास्ट वीडियो में मैंने इसका प्रूफ बताया था। ठीक है शशिकांत? यस सर। और किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़े प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सर जो आप फर्स्ट वाला बताएं सर एक बार और बता देंगे? क्या बोलो युवराज, क्या कौन सा कॉन्सेप्ट? सर जो APCB नहीं है सर, यही वाला। ये मैंने क्या हाँ बोला सर। कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पहचानते हो ना युवराज? नो सर, बता दीजिए एक बार। हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है युवराज? राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? युवराज, यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं युवराज? सर नहीं पता है। यहां से गड़बड़ी शुरू हो गई ना।
ट्रायंगल का तो टाइप्स याद रहना चाहिए ना। राइट एंगल ट्रायंगल होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये सारी चीजें तो ध्यान रखनी चाहिए ना, ये तो क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो। तो मैंने क्या बताया क्वेश्चन में तुम्हारे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, एक से अधिक एंगल 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है, अदरवाइज दो का ही सम 180 हो जाएगा। जबकि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों का सम 180 होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक से अधिक 90 डिग्री हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 90 डिग्री के जो अपोजिट में होता है यही तुम्हारा हाइपोटेनस होता है, फिक्स्ड है, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते। राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कैसे पहचानते हैं? 90 डिग्री देख लो कहां पर है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, जो साइड भी रहेगा इसके अपोजिट में वही क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। ठीक है, यस सर। ओके। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट का क्या मतलब है? पॉइंट तो हाइपोटेनस में बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, बट मिड पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जो कि हाइपोटेनस यानी कि साइड को, जो साइड का भी मिड पॉइंट हो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मिड पॉइंट का क्या मतलब है, समझ में आया? मिड यस पॉइंट सर। एक ऐसा पॉइंट जो जिस साइड का भी मिड पॉइंट है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है, यस सर। ओके। तो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है ना, ये बोलता है कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्यू से, उसका डिस्टेंस आर से और उसका डिस्टेंस पी से बराबर होगा, यही बोलता है क्वेश्चन। यानी कि मान लो ये तुम्हारा एस है, तो एस का डिस्टेंस क्यू से कितना होगा? एस क्यू। एस का डिस्टेंस आर से कितना होगा? एस आर। और एस का डिस्टेंस पी से कितना होगा? एस पी। ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे। समझ में आया युवराज? यस सर। यस सर। ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तीनों वर्टेक्स, वर्टेक्स ये तीनों है ना, इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा भी हो। अब मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पे 90 डिग्री है, इसका हाइपोटेनस कौन होगा? ये होगा। तो इसका जो यस मिड सर। पॉइंट है, ये मिड पॉइंट जो है वो इससे, इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला? यस सर। ठीक है, और इसका प्रूफ हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने कर दिया था। ठीक है, एक बार फिर से देखना प्रूफ। ओके सर। ओके, सो और कोई कंफ्यूजन किसी को? कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यस सर। सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स है ना? यस सर। ओके, सर मेरे पास है लेकिन कंपास नहीं है मेरे पास। अच्छा कॉम्पास नहीं है, चलो ठीक है। अभी देख लो, मैं फिर लेकिन बाद में खुद से बनाना इसको। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ऐसे। ओके, सो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, अच्छा क्लास 7 में भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ा था। यस सर। यस सर। किसको किसको कंस्ट्रक्ट करना सीखा था क्लास 7 में? ट्रायंगल। ट्रायंगल को। सो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड था? तो एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको कितना इंफॉर्मेशन चाहिए? क्लास 7 में हमने पढ़ा था एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको कितना इंफॉर्मेशन चाहिए? 3। 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको कितना इंफॉर्मेशन चाहिए? 3 इंफॉर्मेशन। और वो 3 इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, किसी को याद है? टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, we need 3 information. So what are those informations?
किसी को ध्यान है? ये तो ध्यान रहना चाहिए। एक ट्रायंगल को बनाने के लिए हमको तीन, हाँ बोलो बोलो रक्षा। सर एंगल और साइड का लेंथ पता होना चाहिए। कौन सा एंगल, कितना एंगल और कितना साइड? सर तीनों एंगल का सम ऐड करने के बाद मैंने याद 180 करने का तुम लोग को बताया था कैसे, वो तो फिक्स है। मैंने तुमको बताया था, एक आइडिया दिया था कि कैसे तुम समझोगे कि हम ट्रायंगल कब बना सकते हैं कब नहीं। तो मैंने बोला था कि कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट से आया है। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या क्राइटेरिया था? साइड साइड क्राइटेरिया था, यानी कि अगर मुझे, हाँ तो तीन साइड अगर दिया हुआ है, अगर तुमको मैं तीन साइड का लेंथ दे दूं तो तुम एक ट्रायंगल बना सकते हो। तीन साइड का अगर मैं लेंथ तुमको दे दूं तो तुम एक ट्रायंगल बना सकते हो। ये एक क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? अगर मैं तुमको दो एंगल और इन दोनों एंगल के बीच का एक साइड दे दूं, तब भी तुम एक ट्रायंगल बना सकते हो। याद है? दो एंगल, यानी अगर मैं तुमको एंगल ए और एंगल बी दे रहा हूं तो कौन सा साइड तुमको दूंगा मैं? ए बी। ए बी दूंगा, और इसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि ए बी जो है ए और बी के बीच का इंक्लूडेड एंगल है। इंक्लूडेड एंगल का मतलब यही होता है जो एंगल है उसके बीच वाला साइड। तो ए एंगल ए और एंगल बीच का जो इंक्लूडेड साइड होगा वो क्या होगा? इंक्लूडेड साइड, नॉट एंगल। इंक्लूडेड साइड कौन होगा? ए बी होगा। तीसरा क्या था? SAS साइड एंगल साइड। हाँ, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। दो साइड और उन दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल। तो अगर मैं तुमको मान लो ए बी दे रहा हूं और बी सी दे रहा हूं तो कौन सा एंगल तुमको तब पता होना चाहिए? एंगल बी। एंगल बी। ए बी और बी सी के बीच में कौन सा एंगल इंक्लूडेड होगा? एंगल बी। तो अगर मैं देखो तीन साइड दे दूं तब एक ट्रायंगल तुम बना सकते हो। दो साइड और उसके बीच का, दो एंगल और उसके बीच का साइड दे दूं तब भी तुम एक ट्रायंगल बना सकते हो। दो साइड और उसके बीच का एक एंगल दे दूं तब भी तुम एक ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है? और एक और क्राइटेरिया था, चौथा टाइप क्या था? RHS। RHS। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो हमको अगर उसमें हाइपोटेनस पता हो और एक साइड पता हो, 90 डिग्री तो हमको पता है ही कि एक 90 डिग्री है ही, हाइपोटेनस और अगर एक साइड पता है तब भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के पास हमारे पास चार मेथड थे ना? यस सर। ठीक है, तुम ध्यान रखो, तीन एंगल अगर मैं दूंगा तो तुम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट तो कर सकते हो, बट ऐसा एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, बहुत सारा ट्रायंगल बनेगा अगर मैं तीनों एंगल दे दूं तो। लेकिन अगर मैं तुमको तीन साइड दे दूं तो तुम बहुत सारे ट्रायंगल नहीं, एक ही ट्रायंगल बना सकते हो। इसीलिए तीन एंगल कभी भी नहीं दिया जाता है ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है? ये चार क्राइटेरिया तुम्हारे पास रहेगा तभी तुम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये हमने क्लास 7 में पढ़ा था। अब क्लास 8 में हम लोग किसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इसलिए इसके पहले वाला चैप्टर जो था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल था, यानी कि तुमको ऑलरेडी उसने क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट दे दिया। कॉन्सेप्ट देने का मतलब है तुमको डायगोनल सारी प्रॉपर्टी बता दी। अब उसके बेसिस पे हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या हमेशा हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए? कितने इंफॉर्मेशन हमको पता होने चाहिए? एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, 3, 4, 5, 6, 7, कितने इंफॉर्मेशन अगर हम पता हो जाए तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से और एक ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। समझ में आया क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं? यस सर। ठीक है, हम लोग क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए
हमको कितना इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, या तो 3 साइड, या तो 2 एंगल और 1 साइड। तो 2 एंगल 2 इंफॉर्मेशन, 1 साइड 3 इंफॉर्मेशन टोटल हो गए। या तो 2 एंगल और 1 साइड, या तो 2 साइड 1 एंगल, या तो हाइपोटेनस साइड और 90 डिग्री। हर एक में तुम देखो तुमको कितने इंफॉर्मेशन पता चल रहे हैं, 3 इंफॉर्मेशन पता चल रहे हैं ना। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो नाउ ये हमारा चैप्टर है 4th चैप्टर, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन राइज होगा वो यही राइज होगा कि ठीक है हम लोग क्वाड्रिलेटरल, तो अगर ट्रायंगल चैप्टर याद है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, तो दिमाग में पहले यही हमारे ये राइज होगा कि चलो ठीक है क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए तब हमको कितना इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो तुमको क्या लगता है, तुम्हारे हिसाब से कितना चाहिए, कितना इंफॉर्मेशन अगर हमको 5। जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल का मतलब होता है 3, तो वहां तो 3 इंफॉर्मेशन था। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4, तो यहां तो 4 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, 5 क्यों? अच्छा सर क्वाड्रिलेटरल को फिक्स करने के लिए 5 इंफॉर्मेशन चाहिए। नहीं, अगर पैटर्न तुम देखो, पैटर्न अगर देखोगे तो ट्रायंगल था तो 3, क्वाड्रिलेटरल था तो उस पैटर्न के हिसाब से कितना इंफॉर्मेशन चाहिए? 4 ही चाहिए ना। क्या? ओके, चलो इसको हम लोग देखते हैं। बट अगर पहले मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो दिमाग में तो यही आएगा ना, ट्रायंगल था तो 3 इंफॉर्मेशन, क्वाड्रिलेटरल था तो 4 इंफॉर्मेशन, 4 इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होना चाहिए, है ना। क्या दिमाग में तो पहले यही आएगा ना कि ट्रायंगल था तो 3, क्वाड्रिलेटरल है तो 4, है ना। तो देखते हैं 4 इंफॉर्मेशन अगर हमको दिया हुआ है तो क्या एक क्वाड्रिलेटरल हम बना सकते हैं। चलो 4 इंफॉर्मेशन में जो सबसे इजी हमको दिखता है उसका साइड ए बी दे दिया है, मान लो BC तुमको दे दिया है, ठीक है, CD दे दिया है और AD दे दिया है। ये तुम्हारे पास 4 इंफॉर्मेशन है, 4 साइड दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है मान लो 4 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन चारों की मदद से क्या हम एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं? एक ही। इन कंस्ट्रक्शन का मतलब है एक से अधिक कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। एक से अधिक कंस्ट्रक्शन हो रहा है यानी कि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। तो हम लोग इसकी मदद से एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। अच्छा चलो, कंस्ट्रक्शन से पहले ही तुम जस्ट इसको अगर ऑब्जर्व करो, इसको अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ABCD, AB का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, CD का वैल्यू 4 सेंटीमीटर और AD का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे दिमाग में क्या लगता है, जो हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा है, तो तुमको उसके हिसाब से क्या लगता है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए? ऐसा रेक्टेंगल। सिर्फ रेक्टेंगल या कोई और भी क्वाड्रिलेटरल? स्क्वायर, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी। तो तुम खुद देखो कि ये जो 4 इंफॉर्मेशन है ये तुमको दो क्वाड्रिलेटरल की तरफ इशारा करता है। या तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है या तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो यहीं से साफ पता चल रहा है ना कि ये जो 4 इंफॉर्मेशन है ये तुमको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है एक ही क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने का।
दे रहा है क्या? इसको देख के हमारे दिमाग में आ रहा है ना कि ऐसा तो दो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड बराबर होता है, एक पैरेललोग्राम और दूसरा रेक्टेंगल। तो यहीं से हमको साफ पता चल रहा है ना, जब हम जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसी से हमको साफ पता चल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन से हम दो तरह के क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है जब कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तब भी ऐसा ही होगा क्या? नहीं? यस सर। तो यहां से हमको साफ पता चल रहा है ना कि चार इंफॉर्मेशन अगर दिया हुआ है तो हम ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल नहीं, ऐसा दो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं और रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होता है। जस्ट इसको चेक आउट कर लो। तुम देखो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, चलो ठीक है। 4 सेंटीमीटर, एक तो पहले ए बी ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ए बी हम 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ये हमारा ए बी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है? बीसी 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, बीसी 6 सेंटीमीटर बनाने के लिए ना इस कॉम्पास का यूज करेंगे। इस पे रख के हम पहले अपना 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। और अब तुम देखो कि जो मेरा बीसी है ये भी 6 सेंटीमीटर है और एडी जो है ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ जो है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ये जो लेंथ है ये मेरा कॉम्पास से हमने स्केल पे रख के मेजर कर लिया। तो ये लेंथ मेरा जो आएगा, ये आर्क जिसको कहते हैं, ये मेरा 6 सेंटीमीटर का होगा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब अगर हम बी पे इस बी पर इस पॉइंट को रख के अगर ये हम आर्क ड्रॉ करेंगे, दिख रहा है ना सबको यार? यस सर। यस सर। तो तुम देखो कि बी से इसका डिस्टेंस, बी से इसका डिस्टेंस, बी से इसका डिस्टेंस, सबका लेंथ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। सबका लेंथ कितना होगा बताओ? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ही होगा ना, क्योंकि ये तुमको पता है कॉम्पास एक सर्कल ड्रॉ करता है। तो सर्कल में ये सेंटर हो गया और रेडियस ये हो गया। तो अब तुम खुद देखो कि अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सारे रेडियस का लेंथ 6 सेंटीमीटर होगा। तो तुम यहां से तो देख रहे हो ना 6 सेंटीमीटर बहुत सारा आ रहा है। अब एक 6 सेंटीमीटर हम यहां से भी रख के ड्रॉ कर सकते हैं। तो ए से हमने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो तुम देखो ये सारे लेंथ भी कितने होंगे? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर के होंगे। ए से अगर कोई भी लाइन हम इस आर्क पे ड्रॉ करेंगे, इस आर्क का नाम दे रहे हैं मान लो L1, इस आर्क का नाम दे रहे हैं L2। तो ए से L1 का डिस्टेंस और बी से L2 का डिस्टेंस हमेशा 6 सेंटीमीटर होगा। अब एक आखिरी बचा मेरा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हम इसी को मेजर कर लेते हैं। इसको अगर हम मेजर कर लें, तो ये वाला लेंथ मेरा कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब तुम देखो कि तुम्हारे पास दो आर्क है। तुम अब ऑब्जर्व करो इस चीज को कि हमारे पास ए बी लेंथ तो फिक्स है, लेकिन ये वाला लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर का बहुत सारा पॉइंट है। तो अगर हम ये पॉइंट मान लो फिक्स करते हैं 6 सेंटीमीटर का, तो इससे रखकर अगर हम कट करेंगे, इसको थोड़ा सा और नजदीक ले लेते हैं, ठीक है, बहुत दूर चला गया। 6 सेंटीमीटर मान लो यहां ये वाला पॉइंट अगर हम लेते हैं, तो यहां से लेकर अगर कट करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आएगा। यस ये सर। वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस का लेंथ 4 सेंटीमीटर आएगा। क्यों? हमने यहां से रख के इसको पहले तो मेजर कर लिया था 4 सेंटीमीटर। अब यहां से रख के अगर हम कट करेंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा। आएगा ना? हाँ या ना? यस सर। समझ में आया?
सर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरा सी हो गया और ये वाला पॉइंट डी हो गया। तो अब तुम इसको स्केल से अगर ज्वाइन करोगे, इसको अगर तुम स्केल से ज्वाइन करोगे तो बी से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये तो हो गया तुम्हारा 12 से 4 से, ये है 4 सेंटीमीटर, ये आ गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। फिर सी से डी का डिस्टेंस ये देखो तुम्हारा आ गया 4 सेंटीमीटर। और फिर तुम देखो ये वाला इस आर्क पे है, तो ए से इस आर्क का डिस्टेंस कितना है? ए से इस आर्क का डिस्टेंस है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। तो तुम देखो एक क्वाड्रिलेटरल बना। लेकिन अगर पॉइंट मान लो हमने यहां पे लिया होता, क्योंकि ये वाला आर्क तो मेरा 6 सेंटीमीटर का है, बी से अगर हमने सी को यहां पर लिया होता तो डी का लेंथ मेरा इस आर्क पे चेंज हो जाएगा ना। क्यों? तुम देखो अब अगर हम यहां से लेके इसको कहीं कट करेंगे तो ये आर्क को कहीं दूसरी जगह कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट मेरा तब डी बन जाएगा। तो इस केस में तुम देखो एक नया क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसका डिस्टेंस इससे और इस बी का डिस्टेंस सी से और इसका डिस्टेंस फिर इससे। तुम देखो फिर से एक नया क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसका ये वाला साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो हम अगर सी को इस आर्क पे चेंज करते जाएंगे तो इस आर्क पे डी भी चेंज होगा। तो हर बार जो मेरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो अलग अलग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये समझ में आया है जो एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर हमको 4 साइड दिया हुआ है तो हम 4 साइड से एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते हैं, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं। अब मैं ये थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, मैं इसका एक वीडियो जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डर पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। इस पे थोड़ा सा हल्का दिख रहा है तो इसलिए शायद मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसमें। ये मेरा ए बी ड्रॉ हो गया था। हमने क्या किया था? बी से एक आर्क ड्रॉ किया, फिर ए से एक दूसरा आर्क ड्रॉ किया, बी से इसका डिस्टेंस बराबर है 6 सेंटीमीटर और ए से इसका डिस्टेंस बराबर है 6 सेंटीमीटर। अब अगर अब हमको क्या चुनना पड़ेगा? ए बी तो हमने चुन लिया, हमको चुनना क्या पड़ेगा? सी और डी। तो सी मेरा इस आर्क पे कहीं भी हो सकता है, सी मेरा इस आर्क पे कहीं भी हो सकता है ना, और डी मेरा किस आर्क पे मूव करेगा? इस आर्क पे मूव करेगा। यस अब अगर सी को हम यहां चुनते हैं, सी को अगर हम यहां चुनते हैं तो सी से डी का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहां से 4 सेंटीमीटर लेके कट कर लो, इसको लेके 4 सेंटीमीटर कट कर लो, तो ये मेरा सी डी हो गया और ये मेरा ए डी हो गया और ये मेरा बी सी हो गया। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना। अगर सी को हम यहां चुनते हैं तो यहां से 4 सेंटीमीटर डी पर कहीं और होगा, तो तुम देखो अब मेरा क्वाड्रिलेटरल फिर चेंज कर गया, क्वाड्रिलेटरल मेरा यहां हो गया। अगर सी को हमने यहां चुना होता तो यहां से 4 सेंटीमीटर कहीं पे और आता तो डी मेरा फिर से चेंज हो जाता। तो तुम देखो हमको एक क्वाड्रिलेटरल और मिला होता। तो तुम देख रहे हो जब जब हम सी का पोजीशन चेंज करेंगे मेरा डी का पोजीशन भी चेंज करेगा, क्योंकि सी डी का जो डिस्टेंस है वो हमको 4 सेंटीमीटर रखना है। तो यहां से हमको पता चल रहा है ना कि अगर हम 4 साइड लेकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो हम ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते हैं, ऐसा एक से अधिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये इस डायग्राम से पता चल रहा है। अब मेरे ख्याल से समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए इससे एक चीज तो फिक्स हो गया कि 4 इंफॉर्मेशंस इज इनसफिशिएंट। 4 इंफॉर्मेशन अगर मैं तुमको दूं, अब वो 4 इंफॉर्मेशन कैसा भी हो सकता है, 4 साइड हो सकता है, 3 साइड एक एंगल हो सकता है, 3 साइड एक डायगोनल हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। 4 इंफॉर्मेशन से हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं कर सकते। सबको कंफर्म पता चल गया ना? इस एक्सपेरिमेंट से पता चला जो हम लोगों ने किया। ठीक है, तो एक चीज तो फिक्स हो गया कि 4 इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि चलो 5 इंफॉर्मेशन लेके देखते हैं कि 5 इंफॉर्मेशन अगर हमको दिया जाए तो क्या हम एक क्वाड्रिलेटरल को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अगर बन रहा है इसका मतलब
जो मिनिमम क्राइटेरिया है एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने का वो क्या है? 5 इंफॉर्मेशन। समझ में आया? क्या? तो चलो इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर दे रहे हैं। हम ना क्या कर रहे हैं कि एक डायगोनल बीच में ले रहे हैं, हम एसी इंफॉर्मेशन बीच में ऐड कर दे रहे हैं। हम बोल दे रहे हैं कि चलो एसी का जो लेंथ है वो मेरा 8 सेंटीमीटर है। एसी का लेंथ मेरा कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पे तक कितना इंफॉर्मेशन हो गया? 5 इंफॉर्मेशन हो गया ना। तो अब हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो चलो इसको हम लोग फिर से देखते हैं। सो ए बी तो मेरा 4 सेंटीमीटर फिक्स है। ए बी मेरा 4 सेंटीमीटर फिक्स है। अब हम क्या करते हैं कि बीसी और एडी ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर। तो बीसी और एडी जो है वो मैं 6 सेंटीमीटर मेजर कर ले रहा हूं। ये मैंने कॉम्पास और स्केल से 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। यहां पे रख के, क्योंकि तुमको पता है बीसी का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमने आर्क ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर। फिर ए पे रख के भी हम 6 सेंटीमीटर वाला आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये ए पे रख के हमने 6 सेंटीमीटर वाला आर्क ड्रॉ कर लिया। अब हमेशा रफ स्केच कर लेना, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले ना रफ स्केच जरूर कर लेना, ताकि तुमको पता चल जाए कि तुमको क्या क्या ड्रॉ करना है। तो इससे साफ पता चल गया ना कि बीसी और एसी हमने एडी ड्रॉ कर लिया। सी इस पर कहीं पर होगा और डी इस पर कहीं पर होगा। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है? एसी। एसी मेरा 8 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ मेरा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो हमको 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, एट सेंटीमीटर में और मेजर कर ले रहा हूं। चलो ये मैंने 8 सेंटीमीटर और मेजर कर लिया। अब एसी का लेंथ, एसी है ना, एसी तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है। तो ए पर रखकर जहां पे भी हम कट करेंगे, ये वाला लेंथ कितना आएगा? ये वाला लेंथ कितना आएगा? ये वाला लेंथ 8 सेंटीमीटर आएगा। यस सर। आएगा ना। और तुमको ऑलरेडी पता है कि ये वाला जो लेंथ है मेरा, ये वाला लेंथ मेरा 12 सेंटीमीटर है। तो तुम देखो, तुमने बीसी 6 सेंटीमीटर फिक्स कर लिया, एसी 6 सेंटीमीटर फिक्स कर लिया। अब नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होगा? सीडी 4 सेंटीमीटर। तो सीडी 4 सेंटीमीटर कट कर लो। तो सीडी 4 सेंटीमीटर इसको मेजर कट कर सकते हैं हम। तो यहां पे रख के ये वाला 4 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर दो। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट मेरा डी होगा, है ना। अब तुम देखो कि इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, इसको अगर हम ए और डी को ज्वाइन कर दें और डी और सी को ज्वाइन कर दें, तो तुम ऑब्जर्व करो एग्जैक्टली हम लोग को कितना क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है? एक ही क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। अब तुम देखो, तुम एसी का लेंथ तो चेंज नहीं कर सकते, यानी कि सी का पोजीशन फिक्स हो गया। अब सी जैसे ही फिक्स हो जाएगा तो डी भी मेरा फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? सी मेरा फिक्स नहीं हो रहा था, सी इस वाले आर्क पे कहीं भी जा रहा था, तो इस कारण से डी भी इस वाले आर्क पे कहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने डायगोनल का लेंथ दे दिया तो सी का लेंथ मेरा क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो सी का लेंथ अगर फिक्स हो जाएगा तो डी का लेंथ भी ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा ना। तो इस कारण से मेरा क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो यहां से हमको पता चल रहा है ना कि अगर हमको 5 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल में, तो वो सफिशिएंट है एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए। सब कुछ समझ में आया? ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। यस सर। तो यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो यहां से हम लोगों ने एक चीज कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया? टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल वी नीड हाउ मेनी इंफॉर्मेशंस? 5.
वी नीड हाउ मेनी इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए? 4। 5 इंफॉर्मेशन चाहिए। 5 से अगर कम इंफॉर्मेशन है तो हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ड्रॉ होगा तो एक नहीं, बहुत सारी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होंगे, हमने देखा भी अभी, ठीक है। लेकिन अगर 5 इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है तो ऐसा एक ही क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होगा, एक से अधिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। अब इसमें भी क्राइटेरिया आएगा। एक क्राइटेरिया तो हमने देख लिया, 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट अगर दिया हुआ है तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस 5 लाइन सेगमेंट में क्या होगा, 4 साइड और एक डायगोनल। एक और हो सकता है 3 साइड और 2 डायगोनल, ऐसा भी हो सकता है। 3 साइड और 2 डायगोनल, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। यस सर। एक क्राइटेरिया हमारे पास हो गया, आ गया कि अगर 5 लाइन सेगमेंट हमको दिया हुआ है तो हम एक कर सकते हैं। 5 से कम अगर है तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। सो चलो आज के लिए इतना रन देते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। सो जिसके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है वो ज्योमेट्री बॉक्स रखना अपने साथ, ठीक है। ओके सर। सर मेरे पास है Okay. लेकिन कॉम्पास नहीं है। कॉम्पास ले लो ना बेटा, कॉम्पास तो मार्केट से मिल जाएगा ना। यस सर। हाँ ठीक है। ठीक है, क्लास को लीव कर सकते हो।